कल हमारी शिप्रा नदी हो गई थी, है ना। आज हम लोग देखते हैं केन। शिप्रा नदी में मैंने 4-5 फैक्ट जो आपको बताए थे वही इसमें फैक्ट है, ठीक है। मैं आपको 4-5 फैक्ट ये बता देता कि उसका उद्गम कहाँ से होता है, उसका समागम कहाँ से होता है और उसकी खास विशेषता कौन सी है, उसमें शहर कौन से बसे हुए हैं, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। ये हम लोगों ने फैक्ट देखे थे। सिंहस्थ का मेला उसके किनारे लगता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हम लोग देखते हैं सिंध नदी, केन नदी, है ना। केन नदी में देखो, मेरा नक्शे में गड़बड़ अड़बड़ होना तो बता देना। कहां से निकलती केन नदी है? कैमूर की पहाड़ी कटनी से। देखो, ये है आपका जबलपुर और ये है आपका कटनी। तो कटनी में कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी से सिंध नदी निकलती है। तो पहला फैक्ट यहां से याद रखना कि सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है। तो सिंध नदी का उद्गम होता है कैमूर की पहाड़ी कटनी जिले से। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 427 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी इसकी? 427 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाके गिर जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर ये गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां जो है उर्मिल, चंद्रावल। सहायक नदियां उर्मिल, चंद्रावल, उर्मिल, चंद्रावल। आवाज आ रही ना प्रियंका मैम? मीर हसन, हेलो मीर हसन। इस पर बनी हुई जो परियोजना है, इस पर बनी हुई जो परियोजना है, 3 परियोजना है इस पे। कौन कौन सी है? गंगेऊ परियोजना, ठीक है, गंगेऊ परियोजना है। दूसरा है रणगुआ परियोजना, रणगुआ परियोजना। और तीसरी है उर्मिल परियोजना। अब देखो, ये उर्मिल परियोजना जो है इसकी सहायक नदी पर बनी हुई है, उर्मिल नदी, ठीक है। उर्मिल नदी इसकी सहायक नदी है। तो ये बनी हुई है, मतलब उर्मिल नदी जो है उस पर बनी हुई है। लेकिन चूंकि ये बड़ी नदी सिंध केन नदी है, तो सिंध नदी से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैमूर की पहाड़ी किस जिले में है? तो कटनी जिले में, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी किसका पार्ट है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। किसका पार्ट है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कैमूर की पहाड़ी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूर्वोत्तर भाग है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पूर्वोत्तर भाग है, ठीक है। तो कैमूर की पहाड़ी का एक बार क्वेश्चन आया था, तो उसमें 2-3 जिले दिए हुए थे कि ये किस जिले में जो है पड़ती है, ठीक है ना। तो उसमें कटनी भी था, रीवा, सतना। तो लंबाई पे अलग अलग जिलों में पड़ती है, लेकिन चूंकि सिंध नदी जो निकलती है वो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और कैमूर की पहाड़ी किस पर्वत का भाग है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का क्या है? भाग है। इसकी सहायक नदियां हैं, 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वो बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर ये गिर जाती है। देखो, अब यमुना नदी में कौन कौन सी नदी गिर रही है? आपने देखा हुआ चंबल गिर रही, ठीक है, बेतवा गिर रही है ना, कल हमने बेतवा देखी थी। और एक केन भी गिर रही, ठीक है। अब सिंध नदी जो देखते हैं हम लोग, सिंध नदी एक तो गंगेऊ परियोजना, एक रणगुआ परियोजना और एक उर्मिल परियोजना, ठीक है। तो ये याद रखेगा केन नदी। अगला है हमारा सिंध नदी। सॉरी, मैंने क्या बताया आपको? सिंध बताई, मैंने केन बताई, यहां सिंध लिख दिया। सिंध नदी पढ़ी है हमने, ठीक है, ये याद। नहीं नहीं, हम लोगों ने केन नदी पढ़ी है, ठीक है। हाँ, ये याद रखिएगा, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। हम लोगों ने केन नदी को देखा है, सिंध को नहीं। और केन नदी की लंबाई है 727 किलोमीटर। सिंध नदी अब हम लोग पढ़ते हैं। यह सब की सब है उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है ना। हम कौन सी नदियां पढ़ रहे हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी।
अब आती है हमारी सिंध नदी। तो सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? यह है विदिशा। ठीक है, तो सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? विदिशा की सिरोंज तहसील से। सिरोंज तहसील वही है जो मैंने आपको पुनर्गठन में बताया था कि सिरोंज को कोटा जिले की जो तहसील हुआ करती थी उसको विदिशा जिले में मिलाया गया है ना। तो केन नदी का उद्गम जो होता है विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से होता है और इस नदी की टोटल लंबाई जो है 470 किलोमीटर। इस नदी की टोटल लंबाई जो है, सिंध है ना, है सिंध नदी, सिंध नदी की टोटल लंबाई है 470 किलोमीटर है। और इसकी जो ये भी नदी क्या है, इसकी जो कुमारी, पाहुजा और चौपान इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां पाहुजा, कुंवारी, ठीक है, पाहुजा, कुंवारी, उसके बाद चौपान, चौपान इसकी सहायक नदियों में आती है। ठीक है, फिर याद रखिएगा इस पर दो परियोजनाएं बनी हुई है जिसे हम मोहिनी सागर परियोजना बोलते हैं। मोहिनी सागर परियोजना, ठीक है। और दूसरी मोहिनी सागर परियोजना और मोहिनी सागर के बाद है गोपी कृष्ण बांध। गोपी कृष्ण बांध ये गुना में है। मोहिनी सागर परियोजना जो है ये शिवपुरी में है, मतलब ये ऐसे निकलती है। ठीक है, सिंध नदी ये गई ना सिंध नदी, ठीक है, गुना, शिवपुरी और इससे होकर, और जब ये निकलती है तो ये सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में, ये भी नर्मदा नदी में मिलती है। जालौन जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें यमुना नदी में मिलती है। ठीक, ये भी याद रखना कहां पर मिलती है, यमुना नदी में। क्या हुआ, जालौन लिखा हुआ इसमें, हाँ ये सही कह रहे हो, क्योंकि ये है ना इधर ही मिल जाती है, ये उत्तर प्रदेश गलत दिया है उसने, है ना, इस किताब ने गलत दिया। अब यही तो दिक्कत आती है, ठीक है, जबकि मैंने पहले के आंकड़ों में लिख रखा है कि ये किसमें मिलती है, चंबल नदी में, क्योंकि ये है ना इधर ही बह के निकलती बाहर, तो ये चंबल नदी में मिल जाती है ना। तो इसका जो समागम स्थल है वो 470 किलोमीटर बहते हुए ये चंबल नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो अब इसको याद रखना, एक मोहिनी सागर परियोजना जो है वो है शिवपुरी में, और गोपी कृष्ण बांध जो है वो गुना में है। सिंध नदी जो है विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलकर 470 किलोमीटर बहते हुए ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखना। इस नदी के किनारे रतनगढ़ का मेला जो है, रतनगढ़ का मेला कहां पर है ये, रतनगढ़ का मेला कहां लगता, दतिया। अभी हाल ही में दतिया का पुल बह गया है, याद हो तो, है ना। रतनगढ़ का जो मेला लगता है वो बह चुका है, मेला लगता है वहां, मेला नहीं, वहां का जो ब्रिज है, अरे ब्रिज बह गया है इस नदी का, सिंध नदी का ब्रिज जो है वो रतनगढ़ का जो मंदिर है वहीं पे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी। अच्छा, उस केन नदी में एक दो चीजें और लिख लेना, केन नदी में जो इसके पहले पढ़ी थी ना हमने, उस नदी का पुराना नाम सुक्तिमती था। केन नदी का पुराना नाम केन नदी, उसमें एक दो फैक्ट और लिख लेना। सुक्तिमती, उस केन नदी का पुराना नाम क्या था, सुक्तिमती था। ठीक है, ये लिख लेना। अब अगली नदी हमारी टोंस नदी। क्या हुआ, रतनगढ़ का मेला है, किला नहीं। सुना ही नहीं दे रहा क्या, किला बोल रहे हो। आवाज आ रही है अजय? हाँ सर आ रही है। क्लियर दिख रहा बोर्ड कि पास में करे मोबाइल? हाँ क्लियर दिख रहा है। ओके, अगली नदी है टोंस नदी, और टोंस नदी का एक और नाम क्या है, कोई बताएगा? टोंस नदी का एक नाम और क्या है, तमसा। गुड, तमसा जो है वो टोंस नदी का एक नाम और है। ठीक है, टोंस नदी,
ये भी बहुत प्रसिद्ध नदी है, टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी जो है देखो, बार बार नक्शे बनाने से पता है नक्शा बनाना सीख जाते हैं हम लोग, भले मेरे को नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आप बनाया करें। ठीक है, ये है सतना। ठीक है, सतना जिले में तमसा नदी का उद्गम है जुलेरी गांव। जुलेरी गांव से टोंस और इसी का नाम है तमसा नदी। ठीक है, जुलेरी गांव से ये निकलती है। कहां से निकलती है? सतना जिले के जुलेरी गांव से ये निकलती है। और ये नदी प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में, हाँ सतना से है ना, प्रयागराज जिले के उत्तर प्रदेश में यह नदी की जो टोटल लंबाई है टोंस की, कितनी है? टोंस नदी की टोटल लंबाई कितनी है? टोंस की 480 है क्या? है 480 किलोमीटर। ठीक है, सतना जिले से टोंस नदी निकलती है और प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये कहां पर मिलती है? गंगा नदी में। अब याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की दो ही नदियां हैं जो गंगा नदी में मिलती है। एक नदी जो है वो टोंस नदी है और दूसरी जो नदी है वो सोन नदी है। ठीक है, दो नदियां हैं जो गंगा नदी में मिलती है। कुछ नदियां चंबल में मिलती है, कुछ नदियां यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, टोंस नदी या तमसा नदी और जो सोन नदी है ये दोनों ही गंगा नदी में जाकर मिलती है डायरेक्ट। ठीक है ना, तो ये याद रखना, प्रयागराज जिले में उत्तर प्रदेश में जाके गंगा नदी में 480 किलोमीटर बहते हुए ये कहां पर मिल जाती है? गंगा नदी। ठीक है, तो ये फैक्ट इसमें याद रखना। फिर इस नदी पर टोंस परियोजना बनी हुई है, याद रखिएगा, जिसे हम टोंस परियोजना, और ये टोंस परियोजना जो बनी हुई है ये है रीवा जिले में। रीवा और सतना की बाउंड्री पर है। ठीक है ना, तो रीवा जिला आता है। तो टोंस परियोजना बनी हुई है इसमें, और ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। इस नदी पर इसकी सहायक नदी अगर हम देखें तो बिहड़, महाना, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? बिहड़, महाना इसकी सहायक नदियां हैं। बिहड़ और महाना इसकी सहायक नदियों में है। और इसी नदी पर बहुटी जलप्रपात, सुना है ना? बहुटी जलप्रपात, हाँ ठीक है, 198 मीटर ऊंचा है ये, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो ये केवटी नदी पर बना है ये, जो इसकी सहायक नदी में ही गिनी जाती है ना, रीवा सतना में उधर ही। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या हुआ? हाँ बिहड़ नदी, सॉरी इसकी सहायक नदी बिहड़ पर बना हुआ है केवटी जल, है ना, बहुटी जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 198 मीटर। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन आता है किस नदी पर है, तो बिहड़ पर। और बिहड़ किसकी सहायक है? तो ये टोंस नदी की सहायक नदी है। ठीक, कैसा? एक और की सहायक है, मतलब टोंस नदी, बिहड़, वही केवटी नदी मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं आता है, बहुती जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब इस पे एक इसी नदी पर एक कुंड है जिसे तमस कुंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमस कुंड। और ये है मेहर में, और मेहर कहां पर है? सतना में। तो तमस कुंड, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? तमसा नदी, है ना। तो तमस कुंड कहां पर है? मेहर सतना में, इसी टोंस नदी पर है। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा एक। तो टोंस नदी का मुख्य डाटा क्या है? टोंस नदी का उद्गम जुलेरी गांव सतना से होता है, 480 किलोमीटर बहते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश में
प्रयागराज के जिले में जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक, ये तमसकुंड, तमसकुंड, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा, इस नदी पर एक परियोजना संचालित है जिसे टॉन्स परियोजना के नाम से जानते हैं, जो कि रीवा में है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस नदी की सहायक नदियां जो है बीहड़ और महाना है, और इसकी सहायक नदी बीहड़ पर एक बहुटी जलप्रपात बना हुआ है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इस नदी पर एक कुंड बना हुआ है मेहर में, मेहर जो कि मेहर माता के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि सतना में है। वहां पर तमस कुंड के नाम से इस नदी के किनारे बना हुआ एक कुंड है। तो ये है आपके टॉन्स नदी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उत्तर की ओर बहने वाली और कौन सी नदियां उसमें, केनोन कुंवारी होगी, है ना, काली सिंध, ठीक है ना, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, देखो काली सिंध नदी देवास जिले के बागली से, कहां से निकलती है, देवास जिले के बागली से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है, 300 है, कितनी है लंबाई इसकी, काली सिंध नदी, लंबाई नहीं लिखी ना इसकी, इसकी लंबाई मिली नहीं वैसे, पर कहीं 300 मैंने पढ़ा था, अभी लंबाई छोड़ देना इसकी। अब देखो, ये जो काली सिंध नदी है, ये चंबल की सहायक नदियों में गिनी जाती है। ठीक है, और इसलिए ये चंबल नदी में मिल जाती है, कहां पर, कोटा के आसपास जाकर, है ना। तो चंबल नदी में ये मिल जाती है, याद रखने का, काली सिंध नदी, सॉरी सॉरी सॉरी, काली सिंध नदी जो है मिलती चंबल नदी में ही है, हाँ, चंबल नदी में मिल जाती है, और काली सिंध मिलती है ये चंबल नदी में, हाँ चंबल नदी में मिलती है, लेकिन जगह का नाम मैं देख रहा हूँ, वो जो है चाचोड़ा के निकट, वो पार्वती नदी है ना, वो पार्वती नदी है। तो ये चंबल नदी में वैसे ये क्या है, जीरापुर के आसपास जाके इधर कहीं मिलती है चंबल नदी, है ना। गोट कितनी, 150 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई देख लेना, हाँ 150 किलोमीटर, ज्यादा लंबी नहीं है ये भी, मतलब शिप्रा से भी छोटी है नदी है। ठीक है, क्योंकि बागली से निकलती है, और बागली से जाके ये नलखेड़ा के आगे जीरापुर में जाके चंबल नदी जो है ना, देवास के बागली जिले जगह से, है ना, बागली तहसील है वहां की, देवास की, वहां से निकलती, लंबाई 150 किलोमीटर है, और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। इस काली सिंध नदी पर एक डैम बना हुआ, याद रखना, कुंडालिया डैम, ये नया डैम है। और ये कुंडालिया डैम जो है, ये आगर प्लस राजगढ़ की बाउंड्री में बना हुआ, मतलब ये जो काली सिंध नदी है ना, ये सीमा निर्धारण करती है आगर और राजगढ़ जिले की। तो कुंडालिया डैम बना हुआ है, जो कि बहुत बड़े डैमों में इसकी गिनती की जाती है। ये एक तरीके से सिंचाई परियोजना और पेयजल परियोजना दोनों के लिए क्या है, ये मतलब वो है। तो कुंडालिया डैम याद रखने का, किस नदी पर है, तो काली सिंध नदी पर है, और कहां पर है, तो आगर मालवा में। कुंडालिया जो है, इस डैम को गोठड़ा डैम के नाम से भी जानते हैं, है ना, गोठड़ा डैम, इसलिए क्योंकि गोठड़ा वहां पर गांव है ना, उसका नाम क्या है, उस गांव का नाम क्या है, गोठड़ा, इसलिए इस डैम को गोठड़ा डैम के नाम से भी जानते हैं, स्थानीय जगह पर। अभी संडे के दिन मुझे जाने का सौभाग्य मिला था वहां पर, तो अच्छा बना है, बहुत बड़ा बना है, और मोहनपुरा डैम है राजगढ़ में, उसी के समकक्ष इसको बनाया गया है। मोहनपुरा डैम का जो उद्घाटन किया था, वो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया था। ठीक है, और इस डैम का उद्घाटन 2018 में शिवराज सिंह चौहान साहब ने किया था। ठीक है, तो कुंडालिया डैम का अगर क्वेश्चन आए, तो काली सिंध नदी पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अभी यही है ना, कुंडालिया डैम बना हुआ है, जो आगर और राजगढ़ की सीमा रेखा में बना हुआ। तो ये याद रखिएगा। अगली नदी है आपकी पार्वती नदी। अगर इसकी सहायक नदियों में हम देखें, सहायक नदियों में अगर हम इसकी देखें, तो देखो काली सिंध की है लखुंदर, ठीक है, लखुंदर नदी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद अगर हम इसकी सहायक नदियों में देखें, तो हाँ बड़ी नदी तो यही है, जिसको इसको याद रख लेना, है ना, ये दोनों जाके आपस में मिल जाती है, एक जगह है ताखला वहां पर, है ना। तो लखुंदर नदी इसकी सहायक नदियों में आती है, और ये जाके कहां मिल जाती है, चंबल नदी में। अगली है आपकी पार्वती नदी। तो पार्वती कहां से निकलती है, सीहोर जिले के आष्टा से। कहां से निकलती है, सीहोर जिले के आष्टा से पार्वती नदी।
पार्वती नदी निकलती है सीहोर के, है ना, आष्टा से। ये याद रखिएगा, पार्वती नदी। पार्वती नदी की लंबाई लिखा है क्या उसमें? पार्वती नदी की लंबाई नहीं लिखा है। अच्छा, उसमें केन नदी में एक फैक्ट और लिखना। केन नदी में मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, सबसे सुंदर नदी, ऐसा समाचार पत्रों में पर्यटन विभाग ऐसा बोलता है। केन नदी में लिखना मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, मतलब उसका चेहरा दिखता है क्या? पर्यटन विभाग ने केन नदी को प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है। केन नदी में हो सकता है, कुछ तो सोचा हुआ। अब इसमें लिख लेना, पार्वती नदी में सीहोर के आसपास से निकलती है और चाचोड़ा के निकट गुना जिले में, है ना, चंबल नदी में जाकर ये मिल जाती है ना। चाचोड़ा जगह का नाम है, गुना जिले की एक, है ना, चाचोड़ा, ठीक है। और चंबल नदी में जाके ये मिल जाती है। तो इसकी लंबाई भी अभी वो है, कई आंकड़ों में ज्यादा दी नहीं है, छोड़ रखा उन्होंने भी किताब वालों ने, ठीक है। तो ये याद रखना कि पार्वती नदी कहां से निकलती, तो सीहोर के आसपास से निकलती है और चंबल नदी में चाचोड़ा में जाके यार मिल जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना चंबल नदी का। अब आप देखिएगा पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। हाँ, तो उसमें क्या है, अब इसमें कुछ है नहीं, पार्वती नदी ज्यादा, है ना, कोई डैम एम नहीं। इस नदी पर मोहनपुरा डैम जो है वो इस नदी पर नहीं बना है, लेकिन वहीं से ये गुजरती भी है। मोहनखेड़ा डैम जो है राजगढ़ जिले का, वो इस नदी पे नहीं बना, कोई सी एक और नदी है नेवज एवज करके, नेवज नदी पे बनी है वो, लेकिन वो ये दोनों समानांतर बहती है वहां, है ना, राजगढ़ जिले में। हाँ, पूर्व की ओर बहने वाली में आएगी सोन नदी, पूर्व की ओर बहने वाली नदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में दो नदियां याद रखना, एक तो सोन नदी और एक जोहिला। दो नदियां याद रखना, पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सोन नदी और जोहिला नदी। तो सोन नदी याद रखिएगा, सोन और जोहिला दोनों का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक। इन दोनों की साथ साथ लिखते जाना, इन दोनों का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक, है ना। दोनों कहां से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से जहां से नर्मदा निकलती है, पुष्पराजगढ़ तहसील है, ठीक है। और 1054 मीटर की क्या है, ऊंचाई है, और मेकल सुता पहाड़ी है, यही है उसका डाटा। मेकल सुता पहाड़ी से निकलती है। तो तीन नदियों का उद्गम स्थल होता है वहां पे, नर्मदा नदी, ठीक है, उसके बाद सोन नदी और उसके बाद जोहिला नदी। तो इन तीन नदियों का उद्गम स्थल कहां से है, अमरकंटक से ही है, 1054 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अब सोन नदी जो है, इसके बारे में याद रखूंगा, इसकी कुल लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। सोन नदी की लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। सोन नदी की टोटल लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। अगला फैक्ट इसमें याद रखना कि इसकी जोहिला, बनास, रिहंद इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां इसकी बनास, जोहिला और रिहंद। ये याद रखना, बनास, जोहिला और रिहंद जो है इसकी सहायक नदियों में गिनी जाती है। किसकी, सोन नदी की, सोन नदी की। इस पर एक परियोजना बनी हुई है जिसे हम बाण सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। इस नदी पर एक परियोजना बनी है जिसे बाण सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत फेमस है ये बाण सागर परियोजना। और बाण सागर परियोजना जो है ये देवदोल करके एक जगह है, देवदोल करके एक जगह है शहडोल में। कहां पर है, शहडोल में, वहां बनी हुई है। और ये भी याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्लस बिहार, तीन की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना, तीन राज्यों की संयुक्त। एक बार क्वेश्चन आया था पीएससी में कि बाण सागर परियोजना किन तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में झारखंड भी था, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना, जो कि शहडोल जिले में पड़ती है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अगला इसमें याद रखिएगा,
सोन नदी की सहायक नदी पर एक और रिहंद जो परियोजना है, इस पर रिहंद परियोजना है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? रिहंद। तो रिहंद पर रिहंद परियोजना बनी हुई है। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना बनी हुई, जिसका एक नाम और है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना। इसका एक नाम और क्या है? गोविंद बल्लभ पंत परियोजना। और ये किस पर है? रिहंद नदी पर है। तो इसका एक नाम रिहंद परियोजना भी है, दूसरा गोविंद बल्लभ पंत परियोजना भी है। ठीक है, ये है रिहंद नदी पर। तो सोन नदी का याद रखिएगा। ये सोन नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ठीक है, मिलती कहां पर है ये? सॉरी, बिहार में जाकर मिदनापुर जिले में, मिदनापुर जिले में जाकर गंगा नदी में ये मिल जाती है। कहां पर मिलती है? गंगा नदी में। ठीक है, और इसीलिए याद रखिएगा सोन नदी की जो संयुक्त परियोजना वो इसीलिए बिहार इसको शामिल कर रखा है। तो बिहार जिले, बिहार राज्य के मिदनापुर जिले में जाकर गंगा नदी में ये जाकर मिल जाती है। ठीक, कहां पर मिलती है? पटना के निकट ही है वैसे ये, 780 किलोमीटर बहते हुए। इस सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र, ठीक है, इस सोन नदी पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है ये। ठीक है, तो मतलब घड़ियालों को क्या दिया है? संरक्षण दे रखा है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। किसका? सोन घड़ियाल, ऐसा ही बोलते हैं उसको, है ना। सोन नदी पर बना हुआ है सोन घड़ियाल, जो कि सीधी और शहडोल की सीमा रेखा पर है। हम ये कह सकते हैं ये सीधी और शहडोल की सीमा रेखा पर है। ये याद रखना, सीधी और शहडोल की सीमा रेखा पर है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। ठीक है, इसी सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी या हिरण्यबाहु, इस सोन नदी को क्या कहा जाता था? हिरण्यबाहु। इसका प्राचीन नाम जो है हिरण्यबाहु या नंद नदी के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, सोन नदी का कभी आए कि किस नदी को नंद नदी के नाम से जाना जाता है, तो सोन नदी को। या हिरण्यबाहु नदी किस नदी को कहा जाता है? तो सोन नदी को कहा जाता है। तो ये है आपकी सोन नदी के बारे में। जोहिला नदी का इतना याद रखिएगा खाली कि जोहिला जो है वो इस सोन नदी की सहायक नदी है, जो कि अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये याद रखिएगा जोहिला में कभी आए तो, इससे ज्यादा उसमें कोई फैक्ट है नहीं। तो ये रही आपकी सोन नदी। इसमें दो ही नदियां आपको पढ़ना है पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में, है ना। पूर्व की देखो, जहां अमरकंटक से एक नदी पश्चिम की ओर आती है, वहीं से दो नदियां हैं जो पूर्व की ओर चली जाती है, सोन और जोहिला। ठीक है, नहीं नहीं, वो उत्तर की ओर तो हो ही नहीं सकती ना। देखो वो कहां कैसे निकलती है, अगर हम नक्शे में अगर उसको देखें तो ये अमरकंटक है और ये ऐसे जाती है, और यहाँ बिहार मिदनापुर है ना। तो ये अब ये कहाँ उत्तर हो गया? वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड जाती है, इसलिए उसको बोल दिया उत्तर की ओर, लेकिन ये जा तो पूर्व की ओर है। बिहार बहुत नीचे जाके मिल रही है वो, है ना, मिदनापुर में 780 किलोमीटर जाते हुए। तो बाण सागर परियोजना का याद रखिएगा, क्योंकि बाण सागर परियोजना से क्वेश्चन आते रहे हैं। 3 स्टेटों की ये संयुक्त परियोजना है और जिसे बाण सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। अब आती है नदियां, दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां, मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। देखो दक्षिण में कौन कौन सी नदी बहती है? एक तो महानदी, ठीक है, सॉरी, है ना, बेनगंगा, सॉरी महानदी अपने यहाँ नहीं बोलती, बेनगंगा, हाँ बेनगंगा, वर्धा, है ना, पेंच, और प्राणहिता, ऐसा कुछ नाम है एक वो, है ना, प्राणहिता। नहीं, ये नदी का नाम है, लेकिन ये इसी एक नदी में से नाम है, क्योंकि जब ये नदियां दूसरी नदी में जाके मिलती है तो ये है दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता और पेंच नदी। तो सबसे पहले लिखो आप बेनगंगा, बेनगंगा नदी। ठीक है, बेनगंगा जो है वो निकलती है, एक गांव है मुंडारा गांव, गोपालगंज। ठीक है, कौन सा गांव है? मुंडारा गांव।
मुंडारा गांव याद रखिएगा, किसमें? सिवनी जिले में। इसको बोलते हैं सिवनी, है ना, है ना। परसवाड़ा का पठार बोलते हैं। जगह का नाम अगर हम देखें, मतलब पठार का नाम देखें तो परसवाड़ा का पठार। कहां पर? सिवनी से, है ना। गांव का नाम अगर देखो तो मुंडारा गांव, ठीक है। तो मुंडारा गांव सिवनी में परसवाड़ा के पठार से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? बेन नदी का, ठीक है। इस नदी को निकल के ये महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में जाके मिलती है। किसमें मिलती है? गोदावरी में। गोदावरी नदी में जाकर समागम हो जाती है, ठीक है। गोदावरी नदी में जाकर ये मिल जाती है। 569 किलोमीटर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में 569 किलोमीटर की लंबाई पूर्ण करते हुए ये कहां पर मिल जाती है? गोदावरी नदी में जाकर ये समाहित हो जाती है। इस नदी की सहायक नदियां हैं वर्धा और पेंच। सहायक नदियां कौन कौन सी है? वही जो हम लोग पढ़ेंगे, वर्धा और पेंच इसकी क्या है? सहायक नदियां। इसकी सहायक नदियों में है पेंच और वर्धा, ये याद रखिएगा। फिर अगला इसमें याद रखना, इस पर परियोजनाएं कुछ है। संजय सरोवर, जिसे भीमगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं, संजय सरोवर, जिसे भीमगढ़ भीमगढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। संजय सरोवर भीमगढ़ बांध के नाम से इसे जानते हैं, और ये है इसी नदी पर, सिवनी जिले में। कहां पर है ये? सिवनी जिले में। तो ये भी आ सकता है कि भीमगढ़ बांध किस जगह पर है या किस जिले में है। दूसरा है इसमें धूती बांध, दूसरा है धूती बांध। धूती बांध जो है इसी नदी पर, यह है बालाघाट में। कहां पर है? धूती बांध, धूती बांध है बालाघाट में। तीसरा यहां पर है राजीव सागर परियोजना, जो कि बावनथड़ी, इसकी एक नदी और है सहायक, बावनथड़ी। इसकी सहायक नदी एक और है, बावनथड़ी। तो बावनथड़ी जो नदी है, इसकी जो सहायक नदी, इस पर एक बांध बना हुआ है, जिसे हम राजीव सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। राजीव सागर परियोजना, जो कि किस पर है? बावनथड़ी नदी पर है, इसलिए। और ये है बालाघाट में। कहां पर है? बालाघाट। तो एक ये भी याद रखना, राजीव सागर परियोजना, बालाघाट, बावनथड़ी नदी, ठीक है। बावनथड़ी नदी पर यह बना हुआ है। एक और परियोजना इस पर बनी हुई है, माचागोरा बांध, माचागोरा बांध। माचागोरा बांध बना हुआ है, और ये माचागोरा बांध जो है, ये पेंच नदी पर बना, जो कि इसकी सहायक नदी है छिंदवाड़ा में, ठीक है। ये याद रखना, माचागोरा बांध जो है पेंच नदी पर बना हुआ है छिंदवाड़ा में। तो एक फैक्ट यहां से ये याद रखना, मतलब इस पर 4 बांध बने हुए हैं, 2 इसी नदी पर बने हुए हैं, जबकि 2 इसकी सहायक नदियों पर बना हुआ है। एक बावनथड़ी पर बना हुआ है, जबकि एक पेंच नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बाणगंगा नदी के किनारे जो बालाघाट शहर है ना, बेनगंगा जो है, बेनगंगा जो है, इसकी सहायक नदी बाणगंगा जो है, ये मतलब बेनगंगा, बालाघाट शहर जो है, इसी के किनारे बसा हुआ है ना। इसके बसा हुआ शहर बेनगंगा। फिर अगली नदी हमारी है वर्धा नदी। तो वर्धा नदी देखो, यहां पर है शिवपुरी का पठार, ठीक है। और ये इधर महाराष्ट्र में चली जाती है। शिवपुरी किससे टच है? सिवनी, सॉरी, सिवनी किससे टच है? महाराष्ट्र से टच है, ठीक है। इसलिए महाराष्ट्र में जाकर किसमें मिल जाती है? महानदी में या गोदावरी नदी में जाकर ये मिल जाती है, ठीक है ना। वो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में गिनी जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में, बड़ी नदियों में गिनी जाती है। अगली नदी है वर्धा। वर्धा भी तो इसी की है। पेज लिख रहा था क्या मैं? ठीक है, जो भी। ये लिख लिया? अभी नहीं लिखा। अब हम लोग देखते हैं पेच या वर्धा, जो भी है। वर्धा देख लो पहले, ठीक है। वर्धा में भी 2-3 ही फैक्ट है खाली। वर्धा नदी देखो, अब यहां से ये तो पता चल गया कि वर्धा और पेंच दोनों ही किसकी सहायक है? बेनगंगा की सहायक है। तो वर्धा नदी का उद्गम जो है बैतूल जिले से होता है, ठीक है।
बैतूल जिले की कालीबीत पहाड़ी, हाँ वर्धा नदी है ना, बैतूल जिले की कालीबीत पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ये याद रखिएगा। और कालीबीत पहाड़ी पर भी एक शिखर है जिसका नाम है वर्धन शिखर, इसीलिए इसका नाम क्या है, वर्धन शिखर, मतलब उस पर्वत से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो बैतूल जिले की कालीबीत पहाड़ी की वर्धन शिखर पर, अब ये कालीबीत पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, सतपुड़ा, है ना, किसका भाग है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का। अब यहां से देखो आप कंफ्यूज करने के लिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बैतूल जिला किस पहाड़ी से, मतलब सॉरी, वर्धा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो कालीबीत पहाड़ी से। किस पर्वत शिखर से निकलती है, तो वर्धन शिखर से। और ये पूरी जो कालीबीत पहाड़ी है किस पर्वत श्रेणी का भाग है, पर्वत श्रेणी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, पर्वत का उसका एक शिखर है, एक पार्ट होता है ना, और पहाड़ी उसका एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, वो मतलब शिखर से बड़ा होता है और पूरी श्रेणी से छोटा होता है, ठीक है ना। तो कालीबीत पहाड़ी के वर्धन शिखर के सतपुड़ा मैकल श्रेणी के पूरे पार्ट में से निकलती है वर्धा नदी। और ये नदी जब महाराष्ट्र में जाके मिलती है, कहां पर, ये मिलती है बेनगंगा में। बेनगंगा नदी में जब ये वर्धा नदी मिलती है तो इसका नाम ही हो जाता है प्राणहिता, इसी का नाम हो जाता है प्राणहिता, ठीक है। हाँ, उस जगह को बोला जाता है प्राणहिता संगम, है ना, उसको क्या बोला जाता है, प्राणहिता संगम। और इसी नदी को बाद में प्राणहिता भी कहने लगते हैं। तो याद रखिएगा, बेनगंगा नदी में जाकर वर्धा नदी क्या हो जाती है, मिल जाती है, कहां पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में जाके बेनगंगा जो है वो जहां मिलती है उसे प्राणहिता संगम कहते हैं, और इसी नदी का आगे जाकर नाम प्राणहिता हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा इसमें, पौनार आश्रम, इस वर्धा नदी के किनारे एक आश्रम बना हुआ है जिसे हम पौनार आश्रम के नाम से जानते हैं। तो ये एक फैक्ट याद रख लें। तो वर्धा नदी में यही 2-3 फैक्ट थे आपके, इधर वाला लिख लिए ना। देखो नदियों का जो टॉपिक है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, 16-17 नदियां हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपका फिक्स है उसमें। हमारे पास 4-5 पेज का डाटा होगा, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। कोई सा भी पेपर उठा के आप देख लेना, पीएससी में एक क्वेश्चन नदियों से जरूर आता है ना। नदियों का कभी उद्गम स्थल है, कभी लंबाई है, कभी उसकी परियोजना है, ऐसी चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है। तो क्या क्या ये आश्रम मतलब जहां बैतूल जिले, है ना, कहां से निकली है, बैतूल जिले से, ठीक है। अब अगला है, ये प्राणहिता नदी लिख लो, इसको प्राणहिता कहा जाता है, तो प्राणहिता भी लिख लो। प्राणहिता वैसे तो संगम जगह का नाम है जहां पर वर्धा किससे मिलती है, बेनगंगा से मिलती है। तो इसके एक फैक्ट है, इसलिए लिख लो। प्राणहिता जो है वो बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम स्थल को कहा जाता है, और इस संगम स्थल का एक नाम है द राइज ऑफ शिवगामी। इस जगह का नाम है द राइज ऑफ शिवगामी। अब यहां से फैक्ट है, द राइज ऑफ शिवगामी किस जगह को कहा जाता है, तो प्राणहिता को कहा जाता है। अर्थात इसका एक उपन्यास लिखा है, प्राणहिता नदी का वर्णन उसमें मिला, आनंद नीलकंठ ने, है ना, ये एक नाम है आनंद नीलकंठ। हाँ ठीक है, तो इसमें ये पुस्तक लिखी है इन्होंने प्राणहिता, इसलिए उसमें वर्णन मिलता है इसका प्राणहिता, ठीक है। आनंद नीलकंठ ने पुस्तक लिखी है प्राणहिता, उसमें इस नदी का उल्लेख या इस संगम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और याद रखिएगा, जो बाहुबली मूवी है, ठीक है ना, बाहुबली वो इसी उपन्यास पर आधारित है, ये उपन्यास है, ठीक है। आनंद नीलकंठ का उपन्यास है प्राणहिता, और इसी प्राणहिता के उपन्यास पर बाहुबली जो मूवी है वो आधारित है, ऐसा एक किताब वाला कह रहा है, ठीक है ना, याद रखिए। हाँ शिव, है ना, हाँ वो शिवगामी है ना, तो द राइज ऑफ शिवगामी, है ना, तो ये याद रखिएगा। अगला फैक्ट है, अगली जो आखिरी नदी है पेंच नदी, ठीक है। अगली आखिरी नदी जो है वो है पेंच नदी। कितनी नदियां हो गई टोटल, हो गई होगी 10, 12, 15। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के जुनार देव से होता है। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले के
छिंदवाड़ा जिले से होता है, ये याद रखिएगा। पेंच नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले से होता है और इस नदी में एक जगह है जुनारदेव, वहां से होता है। जुनारदेव जगह का नाम क्या है? जुनारदेव। ठीक है, जुनारदेव छिंदवाड़ा जिले से इस पेंच नदी का उद्गम होता है और ये नदी जो है ये किसमें जाके मिल जाती है? तो मैंने आपको बताया था ये बेनगंगा में मिलती है ना, बेनगंगा में जाकर ये नदी मिल जाती है, बेनगंगा में जाकर ये नदी मिल जाती है, ये याद रखिएगा कि गोदावरी में मिलती है, बेनगंगा में मिलती है ना, क्योंकि उसी की सहायक नदी है। फिर अगला याद रखिएगा, इस नदी पर इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से नदी गुजरती है। किससे गुजरती है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा रेखा पर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है उससे नदी निकलती है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान काय के लिए फेमस है? काय के लिए? हाँ, उसके बीच में से होकर लैंड ऑफ मोंगली है ना, द लैंड ऑफ मोगली, मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो मोगली लैंड की जो आश्रय जगह है, लैंड ऑफ मोगली भी इसे कहा जाता है। रुपियार्ड किपलिंग ने एक पुस्तक लिखी द जंगल बुक, है ना, रुपियार्ड किपलिंग द जंगल बुक, ये तो मूवी बन के आई है। हाँ, रियल कहानी पर द जंगल बुक, है ना। द जंगल बुक व रेड डॉग बुक, दो है, रेड डॉग बुक। तो याद रखना, रुपियार्ड किपलिंग की पुस्तक का नाम क्या है? द जंगल बुक। किससे संबंधित है? पेंच में जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, उससे संबंधित है। ये थी आपकी नदियां। देखो, अब मैं आपको मोटी मोटी जो चीजें बता देता हूं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो थी वो थी सोन, जोहिला और, है ना, नहीं, सोन, जोहिला, ये दोनों नदियां जो बड़ी नदियां हैं ये पूर्व की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली तीन नदियां हैं, नर्मदा, ठीक है, माही और ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में ज्यादा नाम है ना। सबसे पहले चंबल, ठीक है, ये काली सिंध, पार्वती, ठीक है, उसके बाद शिप्रा, है ना, उसके बाद अगर देखें तो केन, बेतवा, है ना, केन, बेतवा, कुनो, कुंवारी, टोंस नदियां जो है सब की सब कहां बहती है? उत्तर की ओर बहती है। और दक्षिण में बहने वाली नदियां हैं बेनगंगा, वर्धा, पेंच और प्राणहिता, ये चार नदियां, है ना। तो ज्यादातर जो नदियां बहती वो उत्तर की ओर बह रही, ज्यादा नदियां उसमें है। कुनो और कुंवारी नदी का याद रखना, ये शिवपुरी के पठार से निकलती है, दोनों ही नदियां, कुनो और कुंवारी नदियां जो है ये दोनों शिवपुरी के पठार से निकलती है। एक बेतवा नदी में जाके मिल जाती है और एक चंबल नदी में जाके मिल जाती है। थोड़ा सा डाटा इसका याद रख लेना, कुनो और कुंवारी दोनों ही शिवपुरी के पठार से निकलती है ना। शिवपुरी का पठार मतलब शिवपुरी जिले से निकलती है, ठीक है ना। तो कुनो कुंवारी नदियों का भी याद रखना, शिवपुरी के पठार से होकर एक नदी बेतवा नदी में जाके मिल जाती है, तो दूसरी नदी एक चंबल नदी में जाके मिल जाती है। ये है आपका नदियों का जो टॉपिक था। सिलेबस है किसी के पास? सिलेबस में देखो नदियों का जो टॉपिक है वो खत्म, अब उसमें बचा है वन और वन उपज, ठीक है, उसमें उस वाली लाइन में वन और वन उपज का टॉपिक बचा हुआ, देना। आप लोगों के पास, सबके पास ये 2 पेज होना चाहिए। देखो, अब इसमें पर्वत श्रृंखला, पर्वत हो गया, नदियां हो गया, मध्य प्रदेश के वन और वन उपज और वन्य जीव। तो अब यहां से एक चीज याद रखिएगा, यहीं पे हमको राष्ट्रीय नेशनल पार्क और अभ्यारण्य वो इसी में पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य इसी में पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि बात क्या लिखी है इन्होंने? वन्य जीव लिखा है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग 2-3 दिन लगेंगे। इस प्रकार से ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसलिए पढ़ा था कि इसमें 3-4 चीजें शामिल थी। अब अगर अगला आएगा तो जलवायु है, वो 1 दिन का टॉपिक है। फिर प्राकृतिक खनिज संसाधन है, वो 1 दिन का टॉपिक है, ठीक है। परिवहन, ठीक है ना। तो ये खत्म कर ले हम, उसके बाद टेस्ट ले लेंगे। तो मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, अब अगली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर, तो थैंक यू सर।